Hello student, this is a video 4 of class 8 history, chapter 2 from trade to territory. Okay, तो हमने रेस्ट कुछ जो चैप्टर्स हैं, कुछ इस चैप्टर के जो पार्ट्स हैं दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो आगे देखते हैं कि जो कंपनी थे उसने अपने रूल को कैसे एक्सपेंड किया। इफ़ यू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857, सर्टेन कैपेसिटी इमर्जेस द कंपनी रेयरली लॉन्च डायरेक्टली मिलिट्री अटैक। देखिए, जो कंपनी थी वो कैसे एक्सपेंड होती थी। 1757 से 1857 तक जो कंपनी थी ना, वो किसी भी जगह डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करती थी। पहले वहाँ के बारे में पॉलिटिकल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से पहले वहाँ के बारे में जानती थी, उसमें इंटरफेयर करती थी उनके मैटर में, और जब बात नहीं बनती थी तब उस पर मिलिट्री अटैक करती थी और फिर उसको अपने अधीन कर लेती थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बैटल के बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट। कंपनी ने रेसिडेंट बनाने लगे इंडियन स्टेट में। देवर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और इनका कार्य क्या था कि वो जो कंपनी जिस चीज़ में इनको इंटरेस्ट है कंपनी को, वो उनके लिए कार्य करे। थ्रू द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग द इंटरनल अफेयर्स इन इंडियन स्टेट। उसके बाद जैसे जैसे ये रेसिडेंट्स इनका बन गया तो ये इंडियन के जो अलग अलग स्टेट के उनके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करने लगे थे। ठीक है, ये डिसाइड करने लगे थे खुद से ही कि कौन राजा बनेगा, कौन राजगद्दी पे बैठेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सब खुद ही डिसाइड करने लगे थे। समटाइम्स द कंपनी फोर द स्टेट इनटू सब्सिडरी एलियंस। सब्सिडरी एलियंस मतलब होता है कि जो कोई भी, इसका अर्थ होता है कि कोई जो इंडियन रूलर है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। किसके लिए? कि वो अपना इंडिपेंडेंट आर्म रख सके। और मान लीजिए अगर उनको किसी से युद्ध करना है या कोई झगड़ा कोई है बैटल वगैरह, तो उसके लिए उनको जो आर्मी लेनी होगी, सोल्जर की ज़रूरत होगी, वो कंपनी से लेंगे। बट ऐसा नहीं था कि उनको फ्री में ये मिलता, उनको इसके लिए पे करना पड़ता फॉर द सब्सिडरी फोर्स के लिए। द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब कि किसी भी रूलर को या नवाब को अलाउ नहीं था कि वो अपनी कंपनी के लिए अलग से इंडिपेंडेंट आर्मी रख सके। और मान लीजिए किसी युद्ध के लिए जाना है और उससे आर्मी या सोल्जर चाहिए तो उसे पैसे को पे करके, मतलब इनको कंपनी को उसको चाहिए होता था। और अगर इफ़ द इंडियन फेल, और अगर कोई इंडियन रूलर फेल होता था इनके पेमेंट करने को, तो इनकी जो टेरिटरी होती थी जो रूलर्स की, उनकी छीन लेते थे एज अ पेनल्टी। जैसे कि रिचर्ड वेल्सले था, वॉज गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक द नवाब ऑफ अवध। तो कहाँ का नवाब था? अवध का नवाब था ये। इसको फोर्स किया गया कि अपनी पूरी टेरिटरी का आधा हिस्सा ये कंपनी को दे दे 1801 में, क्योंकि ये सब्सिडरी फोर्स के लिए जो पैसे रखे गए थे वो देने में फेल हो गया था। ठीक है, हैदराबाद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ओके, आगे देखिए। अब हम लोग देखिए यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए कौन था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, मतलब इनको उपाधि दी गई है कि टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी रिस्टोर द डायरेक्ट मिलिट्री कंफर्ट। देखिए, जो मिलिट्री थी, जो मतलब ये कंपनी थे, ये कहीं कहीं ऐसे जो बहुत पावरफुल स्टेट या पावरफुल जो किंगडम होते थे वहाँ कभी कभी ना ये डायरेक्टली मिलिट्री अटैक कर देते थे। ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देख लेते थे कि वहाँ पे इनको जैसे अटैक कर रहे हैं, लेकिन अटैक करने से क्या क्या उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। इन चीज़ों को देखते हुए अगर वहाँ का जो राजा नवाब रहता था काफ़ी पावरफुल रहता था, तो डायरेक्टली वहाँ मिलिट्री अटैक कर देते थे। उसके बाद देखिए मैसूर हैड ग्रोन। जो मैसूर था वो हैदर अली के रूल के शासन में, मतलब 1761-1782 तक में, और उनके फेमस जो सन थे टीपू सुल्तान 1782-1799, इनके बीच काफ़ी पावरफुल रहा मैसूर। ठीक है, और जो मैसूर था उसका काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड था मलाबार कोस्ट पे के साथ। ठीक है, और वह द कंपनी परचेज पेपर, जहाँ से कंपनी पेपर कार्डमोम खरीदती थी। 1785 में जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने सैंडलवुड पेपर कार्डमोम का एक्सपोर्ट करना बंद करवा दिया, और लोकल मर्चेंट को भी डिसअलाउ, मतलब कि परमिशन देना बंद कर दिया कि वो कंपनी के साथ ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ये ऑल्सो स्टेब्लिश द क्लोज रिलेशन विद द फ्रेंच इन इंडिया। जो इंडिया में फ्रेंच आए थे, जो टीपू सुल्तान थे, उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन बना लिए थे। ठीक है, और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, काफ़ी मॉडर्न लुक देने के लिए उनसे काफ़ी मदद लेते थे। द ब्रिटिश वॉज फ्यूरियस, इससे ब्रिटिश बहुत गुस्सा हो गए थे, और वे हैदर अली को और टीपू को काफ़ी एरोगेंट और डेंजरस खतरनाक मानने लगे थे। उसके बाद जो 4 युद्ध लड़े गए थे मैसूर में इन लोगों के साथ 1767 से 69 तक,
1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक, और 1799 में। ये जो 3 युद्ध थे ये और ये, इसमें तो जो टीपू सुल्तान थे अंग्रेज़ों को काफ़ी धूल चटाए। लेकिन 1799 में क्या हुआ था कि सेरिंगापट्टनम में जो टीपू सुल्तान थे वो हार गए थे और यह इसी युद्ध में ये मार दिए गए थे। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द। उसके बाद जो मैसूर था वो किसके अधिकार में चला गया? जिसके सबसे पहले रूलर थे वाडेयार्स के, उनके अधिकार में ये चला गया। और उसके बाद यहाँ पे भी तगड़ा सब्सिडरी एलियंस लगा दिया गया। आगे देखिए, आगे है वॉर विद द मराठास। अब देखिए मराठास के साथ क्या वॉर था इनका, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो सॉट टू इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। और 18th सेंचुरी के आते आते अंत तक इन्होंने मराठा की पावर को भी काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था। पानीपत के तीसरा जो हुआ था 1761, तो मराठा का जो पावर था काफ़ी ख़त्म हो गया था। और जो मराठा का ड्रीम था कि पूरे इंडिया पे, मतलब पूरे दिल्ली पे वो रूल करेंगे, वो भी सपना इनका टूट गया था। और जो सरदार्स वगैरह थे, सूबेदार, चीफ्स वगैरह थे, वो भी काफ़ी आपस में बट गए थे, ठीक है। मतलब कि ये अलग अलग डायनेस्टीज़ बन गए थे। सिंधिया, होलकार, गायकवाड़ और भोंसले, ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, मतलब अलग अलग सब ये हो गए थे कि ये जो डायनेस्टीज़ थी। दीज चिप्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर द पेशवा। एक जो पेशवा होता था, प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था, ये सभी उसके अंडर में काम करते थे। और इसका काम क्या था? इफ़ेक्टिव मिलिट्री को मतलब मेंटेन करना और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था, जो कि कहाँ बैठता था? पुणे में, ठीक है। जैसे कि महाजी सिंधिया एंड नाना फांड्स वर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी के मराठा के पेशवा वगैरह थे ये सब। आगे देखिए, द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। इन द फर्स्ट वॉर दैट इंडेड इन 1782 विद द टेरिटरी ऑफ सलबार देयर वाज अ क्लियर विक्टर। द सेकेंड एंग्लो मराठा हुआ था वो डिफरेंट फ्रंट्स में लड़ा गया था, ठीक है। इन द ब्रिटिश अगेनिंग उड़ीसा, जब ये लड़ा गया था सेकेंड एंग्लो मराठा वार, तो उड़ीसा के साथ साथ टेरिटरी के नॉर्थ में जो यमुना रिवर के जो नॉर्थ में जो थे स्टेट आगरा और दिल्ली पे, उस पर भी कैप्चर इन्होंने कर लिया था। और फाइनली जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, उन्होंने मराठा पावर को पूरी तरह से क्रश कर दिया था। द पेशवा वॉज रिमूव्ड। पेशवाओं को जो थे उनको रिमूव कर दिया गया, उन्हें बिठूर कानपुर के पास से वहाँ भेज दिया गया और उनको पेंशन पे रखा गया। मतलब हर महीने उन्हें कुछ पेंशन मिल जाएगा जिससे वो अपनी जीविका चला सके। और द कंपनी नाउ वेट, इसके बाद कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया किस पे? टेरिटरीज, मतलब कि विंध्याचल के साउथ साइड में, ठीक। आगे देखिए, द क्लेम टू पैरामोंसी मतलब होता है अपने आप को सुपीरियर दिखाना, ठीक। फिर देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परचेज एग्रेसिव पॉलिसी। 19th सेंचुरी तक आते हुए देखते हैं कि कंपनी ने काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया था अपने जो टेरिटरीज़ को एक्सपेंस करने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, गवर्नर जनरल जो थे 1830 से 23 तक, उन्होंने एक न्यू पॉलिसी निकलवाई थी, फार्मोंसी। नाउ द कंपनी क्लेम डैट, मतलब कंपनी ने क्लेम करना दिया था कि जो उसके पास काफ़ी अथॉरिटी है, वो काफ़ी सुप्रीम हो चुका है, उसके पास बहुत पावर है जो दूसरे स्टेट को भी अपने अंदर कर सकता है, उनके साथ युद्ध कर सकता है या उनको युद्ध की धमकी दे सकता है, ठीक है। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड, और इसके साथ साथ वो और भी जो सब्सिडरी एलियंस वगैरह थे वो सब भी इनके ऊपर लागू कर सकते थे। ये मतलब दिखा देते अपने आप को बहुत सुपीरियर हो गए थे। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद भी कई जगहों पे इनकी पॉलिसी को अंडर चैलेंज किया गया था। कहने का अर्थ है कि इनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत से राज्यों में क्या हुआ कि चैलेंज किया गया था, मतलब नकारा गया था, मानने से इनकार कर दिया गया था। व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्ट द स्मॉल स्टेट, जब कित्तौर एक जगह है कर्नाटका में जो अभी है, वहाँ पे जब इन्होंने अपना अधिकार करने की कोशिश की तो जो रानी चन्नम्मा थी टुक आर्म्स और एंटी ब्रिटिश रेसिडेंट मूवमेंट, उन्होंने क्या किया था, काफ़ी मतलब बहादुरी से इनके साथ लड़ाई की थी और इनके साथ रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया था। उसके बाद उनको 1824 में अरेस्ट कर दिया गया, जेल में उनकी 1829 में मृत्यु हो गई थी। बट रायना एक पुअर चौकीदार था संगोली कित्तौर का, उसने इस रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाया, ठीक। उसको काफ़ी सपोर्ट मिला था, तो उसने ब्रिटिश कैंप और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही वॉज कॉट, लेकिन फिर भी उसे भी पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और ब्रिटिश ने उसको 1830 में फांसी पे लटका दिया गया था। और आगे रेजिस्टेंस के बारे में हम इस बुक में आगे पढ़ेंगे, तो बाकी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसको पढ़िए, रिवाइज करिए।